नमस्कार जी। आज हम लोग छठवें चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो देखो क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक, मतलब अगर किसी कुंडली में धारा बह रही है और उसी के मान में परिवर्तन करें, किस प्रकार का, हम मान को बढ़ा दें, धारा को अचानक घटा दें, तो इस प्रकार का अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम कहते हैं स्वप्रेरण। जैसे एक चौक कुंडली उदाहरण है, जो कि आपके ट्यूबलाइट के साथ, शादी ब्याह में ट्यूबलाइट के साथ चौक जो लगाई जाती है, वही चौक कुंडली, वो सेल्फ इंडक्शन का बेहतरीन उदाहरण है। अगला हेडिंग है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कि दो परिभाषाएं हैं इसकी। पहली है कि यदि किसी कुंडली में आई धारा के बहने से कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, तब कुंडली से बद्ध संपूर्ण जो फ्लक्स होगा n फाई, वो समानुपाती होगा उसमें बहने वाली धारा के। तो इस स्थिति में n फाई, अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, तो हमने यहां पर नियतांक रख दिया L। तो n फाई बराबर L आई, ये हमें याद रखना होगा क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। जहां पर L एक नियतांक है जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो यहां से हम L बराबर निकालें तो n फाई बटे आई। यदि I का मान हम 1 रख देते हैं तो L बराबर कितना आ जाएगा, n फाई। इसका मतलब ये हुआ, अब n फाई क्या है, n फाई है संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स जो होता है, कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है, वो बद्ध संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होता है। लेकिन एक कंडीशन है, कब बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। दूसरी परिभाषा क्या है, कुंडली में धारा परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E है, हमने फैराडे के प्रेरण के नियम में पढ़ा है, स्मॉल e इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। हमने क्या किया, माइनस ऐसे ही रखे रहने दे, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। तो d अपॉन डी टी बाहर निकाल लिया तो n फाई हो गया, और n फाई बराबर होता है L आई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, L आई रख दिया। अब L एक नियतांक है, जैसे यहाँ पे n एक संख्या थी, ऐसे यहाँ पे L क्या है, एक गुणांक है। तो L को बाहर निकाल दिया तो माइनस L डी आई अपॉन डी टी हो गया। अब E बराबर ये चीज निकली है, तो यहां से हम अगर L बराबर निकालते हैं तो माइनस स्मॉल e अपॉन डी आई बटे डी टी हो गया। अब यदि हम डी आई बटे डी टी बराबर 1 कर दें तो L बराबर क्या के मान के बराबर होगा, वैसे तो माइनस e के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, संख्यात्मक रूप से। संख्या जब प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे चिन्ह का कोई फिर मतलब नहीं है, तो यहाँ पे L बराबर काय के हो गया, E के। अतः स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो ये स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक की दो परिभाषाएं हैं, एक इस सूत्र से परिभाषा निकली है और एक इस सूत्र से परिभाषा निकली है। ठीक है, अब हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे, स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के उदाहरण, जिसमें पहला एग्जाम्पल है कि प्रतिरोध बॉक्स के भीतर लगी तार की कुंडलियां तार को दोहरा लपेटकर बनाई जाती हैं। प्रतिरोध बॉक्स
अब आप लैब में जब आएंगे तब देखने को मिलेगा कि एक बॉक्स होता है, उसमें जगह जगह प्रतिरोध लगे होते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम। तो अंदर क्या होता है कि लकड़ी का बेलन टाइप होता है, उसके ऊपर तार को है एक ही तार, लेकिन उसको दोहरा लपेटा जाता है, जिससे एक जब धारा बहती है तो एक में धारा एक दिशा में और दूसरे तार में धारा दूसरी दिशा में होने से उसमें स्वप्रेरित धारा का प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो इस कारण से उसको दोहरा लपेट कर बनाते हैं। इसी प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले हम सेल की कुंजी दबाते हैं और उसके बाद में हम धारा मापी की। ऐसा क्यों करते हैं कि अगर हमने मान लो कि पहले धारा मापी की कुंजी दबा दी, तो धारा मापी की दबा देंगे, उसके बाद में जब सेल से धारा जाएगी तो वो क्या करेगी, पूरे परिपथ में धारा के बहने से प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, स्वप्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे व्हीटस्टोन सेतु शून्य विक्षेप की स्थिति में होने के बावजूद धारा मापी में कुछ न कुछ विक्षेप आएगा। इससे बचने के लिए हम पहले सेल की कुंजी दबाते हैं, जिससे प्रेरित धाराएं नगण्य हो जाती हैं, और उसके बाद में हम धारा मापी की कुंजी दबाते हैं। ठीक है। अब अगला हेडिंग है अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये क्या होता है कि जब दो कुंडलियां पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा धारा परिवर्तित करते हैं। धारा परिवर्तित का मतलब है या तो हम अचानक बढ़ा दें, घटा दें, किसी प्रकार का भी अगर परिवर्तन करते हैं तो समीप की दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। हम चित्र से समझें कि ये दो कुंडलियां मेरे पास हैं, एक कुंडली में धारा मापी लगा है और दूसरी कुंडली में ये धारा नियंत्रक लगा है, जो धारा को हम नियंत्रित करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ये बैटरी लगी है और ये हमारी एक कुंजी लगी है, प्लग लगा है। अब इस समय प्लग को जोड़ दिया गया तो इसमें बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न बल रेखाएं क्या होगा, एक दिशा में आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पे रखी है दूसरी कुंडली, तो इस दूसरी कुंडली पर बल रेखाओं के गुजरने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो उसमें एक धारा बहेगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन इसकी दिशा, इसमें इस कुंडली में अगर ये दिशा है तो इस वाली कुंडली में धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा उल्टी होगी। ठीक है, अगर इसमें इधर है तो इसमें इधर है। अब यदि हम अचानक इसकी कुंजी को छोड़ दें, ये देखो हमने यहाँ पे कुंजी को छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो इसमें तो धारा तुरंत बंद हो गई, लेकिन इसमें अब भी धारा बह रही है, लेकिन पहले के विपरीत दिशा में। तो ये अन्योन प्रेरण का दो चित्रों के द्वारा हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके बाद अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो इसकी दो परिभाषाएं, जैसे स्वप्रेरण की दो तरीके से परिभाषाएं निकाली हैं, वैसे ही अन्योन प्रेरण की हम दो प्रकार से। पहला, यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा है जिसके कारण द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर φ2 है, 2 या 1, तो सिर्फ प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, प्राइमरी और सेकेंडरी के आधार पर 1 और 2 प्रयोग किया गया है। कुछ बुक्स में φS प्रयोग किया गया है, उससे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर φ2 मतलब दूसरी कुंडली में है तथा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, तो संपूर्ण फ्लक्स N2 φ2 जो होगा वो समानुपाती होगा प्राथमिक की धारा के। तो N2 φ2, अब नियतांक यहाँ पे कोई आएगा, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये M आ गया I1 और M को लिख दिया N2 φ2 बटे I1, जहां पे M क्या है, एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक।
और इस m का जो मात्रक है वो हेनरी होता है। ऐसे ही स्वप्रेरण गुणांक L का मात्रक भी हेनरी होता है। अब अगर परिभाषा हम निकालें इस सूत्र से अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, तो यदि I1 बराबर 1 मान लें तो M बराबर N2 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो कुंडली के संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 अंक। तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की एक परिभाषा है। अब हम दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की अब हम दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे। तो यदि प्राथमिक कुंडली की I1 धारा से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2, द्वितीय की वजह से E2 लिख दिया है, तो फैराडे के नियम से E2 इक्वल टू माइनस N2 d फाई 2, ये थीटा नहीं है ये फाई है, d फाई 2 अपॉन dt। अब N2 एक नियतांक है, नियत मान है, तो N2 को हमने अंदर लिख दिया d अपॉन dt N2 फाई 2। ठीक है, N2 क्या है, संख्या है, तो बराबर d अपॉन dt। अब N2 फाई 2 बराबर पहली परिभाषा से Mi1, M एक गुणांक है तो बाहर निकाल लिया di1 अपॉन dt। अब E2 बराबर माइनस M di1 अपॉन dt निकला, तो यहां से हम M बराबर निकालें तो माइनस E2 बटे di1 अपॉन di1 बटे dt। अब अगर di1 बटे dt हम 1 रख दें तो इस स्थिति में M बराबर काहे के होगा, माइनस E2 के, लेकिन हमने माइनस चिन्ह हटा करके हमने लिख दिया संख्यात्मक रूप से। इसका मतलब हुआ कि दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक की दूसरी परिभाषा हो गई। अब हमें पढ़ना है भंवर धाराएं या एडी करंट्स। तो देखो, भंवर धाराएं आपने अक्सर पानी में देखी होंगी, भंवर धाराएं चक्करदार धाराएं, और उसमें बताते हैं कि अगर कोई फंस गया तो सीधे नीचे जाएगा। तो वो नीचे क्यों जाएगा कि भाई वो चक्करदार धाराएं होती हैं, जब उसमें कोई भी पत्थर, लकड़ी या कोई व्यक्ति कभी कभी भंवर धाराओं में फंस जाता है तो वो सीधे पानी की तली में पहुंचता है। इसी प्रकार से आपने गर्मी के दिनों में वायु का बवंडर देखा होगा, हवा का बवंडर देखा होगा। तो उस बवंडर में आपने देखा होगा नीचे तो पतला सिरा सा होता है और फिर घूम के कहां तक पहुंचता है, ऊपर तक। अब अगर उसी को हम लोग बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, दूर रहना भूत है। क्यों उसको भूत के रूप में उसको डराया गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नहीं समझते हैं, विज्ञान नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये भूत है, इससे हमें दूर रहना है। जबकि वो वहां पे क्या होता है, वो हवा का बवंडर है, हवा की भंवर धाराएं हैं कि अगर उसमें कोई बच्चा फंस गया या कोई व्यक्ति फंस गया, कभी कभी देखो कि अनाज के ढेर जो होते हैं वो गट्ठर होते हैं, वो अगर उसमें फंस गए तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये हवा के भंवर धाराएं हैं, पानी में पानी की भंवर धाराएं हैं। इसी प्रकार से हम फिजिक्स में पढ़ेंगे भंवर धाराएं या एडी करंट्स क्या होती हैं कि जब कोई धातु का टुकड़ा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तित होता हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न होने से क्या होगा, वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेंगी, और फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं तो ये प्रेरित धाराएं जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। ये धाराएं इतनी प्रबल हो सकती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर के लाल तप्त बिल्कुल हो सकता है।
अब उदाहरण हम पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अगर मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ऊपर की ओर है और हमने इसमें कोई भी आयताकार पटल लिया और इसमें हमने बाहर निकाल लिया, इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला, तो बाहर निकालने में क्या होगा, जैसे मान लो अभी ये पूरा इतना अंदर तक है, अब हमने इतना बाहर निकाल लिया, तो अब एरिया घट गया। जब एरिया घट गया तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स फाई बराबर बी ए होता है। फाई बराबर क्या होता है, बी ए। और जब बी ए है और जब ए का मान घट गया तो फाई का मान घट गया, तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है कि खींचने, चादर के बाहर खींचने या अंदर प्रवेश कराने में उत्पन्न धारा लूप, फ्लक्स में परिवर्तन से धारा लूप बनते हैं। और वो धारा लूप की जो दिशा होती है वो इस प्रकार से होती है कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो मूल चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा में होता है। इसके विपरीत अगर हम इसको अंदर की ओर प्रवेश कराते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने से चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने का मतलब है कि पहले की तुलना में फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी। प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये इन जो धारा लूप बनते हैं इन्हें ही हम भंवर धाराएं कहते हैं, जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है चुंबकीय ध्रुवों के मध्य। अगर कोई चुंबक है, दो ध्रुव है, एन ध्रुव और एस ध्रुव, और उसके मध्य में अगर कोई हमने एक पट्टिका ले ली, तो उस पट्टिका को जब ऐसे दोलन कराया जाता है तो कुछ समय बाद ये तुरंत रुक जाती है। जैसे इसमें गति कराओ तुरंत रुक जाती है। क्यों रुकी? इसलिए रुकी कि जब ये पट्टिका इसमें चलती है तो इसमें धारा लूप बनते हैं, और धारा लूप बनने से चूंकि ये लगातार गति जैसी करता है तो फ्लक्स में, धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने से ये चालक की गति का विरोध करता है। विरोध करने से क्या हुआ, वो तुरंत ही विरामावस्था में आ जाती है। अब भंवर धाराओं से हानि या बचने के उपाय क्या हैं? तो देखो, डायनमो या मोटर की आर्मेचर कुंडलियां की क्रॉड बनी होती है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर में भी कई क्रॉड से एक फ्रेम बना होता है। तो डायनमो तथा मोटर की आर्मेचर कुंडलियों की क्रोडों में तथा ट्रांसफार्मर के फ्रेम में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है, क्षय होता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, क्रॉड को पटलित कर लेते हैं। पटलित हिंदी शब्द है, इंग्लिश में आप अच्छे समझ जाएंगे। पटलित का मतलब है लेमिनेशन, लेमिनेटेड कर देते हैं उसको। और लेमिनेटेड का मतलब है कि क्रॉड जो लोहे की होती है वो पतली पतली पट्टियों को वार्निश के द्वारा एक के ऊपर एक रख करके काफी मोटा बना लेते हैं। मोटा बनाने से तभी ट्रांसफार्मर देखो छोटा से आप देखें लेकिन होगा भारी। क्यों? उसमें ई आकार की प्लेटें लगी होती हैं जो वार्निश द्वारा एक दूसरे के ऊपर रख करके उसको लेमिनेट कर दिया जाता है। ठीक, ऐसा करने से क्या होता है कि प्रत्येक जो ई आकार की प्रत्येक प्लेट है, प्रत्येक प्लेट में धारा लूप बनेंगे। इस प्रकार से इतनी मोटी है तो धारा लूप बनते चले जाएंगे। तो ये जो मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धाराएं घट जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्रॉड को कैसा कर लेते हैं, लेमिनेटेड कर लेते हैं। ये है बचने के उपाय। अब हम पढ़ेंगे भंवर धाराओं के उपयोग। 4 उपयोग हैं। पहला है दोलन रुद्ध धारामापी में। तो दोलन रुद्ध धारामापी में क्या होता है कि धारामापी की जो कुंडली होती है वो एल्युमिनियम हैं। अब भंवर धाराओं के हम उपयोग पढ़ते हैं। 4 उपयोग हैं दोलन रुद्ध धारामापी में।
प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में और वैद्युत ब्रेक में। तो पहले हम इनको बहुत शॉर्ट में समझ लें। आप सीधा सीधा समझ लो कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और भंवर धाराएं हमेशा गति का विरोध करती हैं। तो वही चारों में ये सिद्धांत लागू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।